हम पिछले दिन से रिलेटेड रिकैप कर रहे हैं। जो लोग बाद में आए हैं, मैं थोड़ा सा अच्छे टाइम पे आ गया था क्लास में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे इकट्ठे करना शुरू हो गए। तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है और कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। चले इससे पहले कि हम अगली हेडिंग की तरफ जाएं, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी अपने नाम से डील कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी घर किराए पे ले सकती है, कंपनी टैक्स दे सकती है, कंपनी लीगल केस कर सकती है किसी पे, कंपनी पे लीगल केस हो सकता है। ये इस तरह का लीगल पर्सन है कि हर वो काम कर सकता है जो एक लीगल पर्सन कर रहा है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। भाई ने एक पॉइंट बताया, किबला कोई दूसरा पॉइंट? पार्टनरशिप या बाकी बिजनेसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कंपनियों में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की। ये लिमिटेड लायबिलिटी से क्या मुराद है? जितना शेयर होल्डर का शेयर होगा बस वो उतना ही लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। यानी किसी भी शेयर होल्डर का मैक्सिमम नुकसान होगा द मैक्सिमम अमाउंट उसने इंजेक्ट की है बिजनेस के अंदर, इससे ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं होगा। जबकि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस भी डूब जाता है, आपका घर भी डूब जाता है, आप पर्सनली अपने बाकी एसेट से नुकसान पूरा करते रह जाते हैं। तो कंपनियों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, कोई तीसरा फीचर कंपनी से रिलेटेड? ओनरशिप चेंज होती रहती है। पार्टनरशिप में ये नहीं होता कि आज ये ओनर है, कल कोई और ओनर है, परसों कोई और। वहाँ तो जब भी एक नया बंदा आता था सब कुछ रिवाइज हो जाता था, जैसे ही कुछ छोड़ के जाता था सब कुछ रिवाइज हो जाता था। तो पार्टनरशिप में लोगों के आने जाने से चेंज हो जाती है, लेकिन कंपनी में लोगों के आने जाने से कंपनी चेंज नहीं हो जाती। कंपनी की ओनरशिप बार बार बदलती रहती है। आज एक कंपनी की जो ओनर्स हैं 20 साल बाद हो सकता है उनमें से एक भी ओनर ना हो। तो कंपनी के ओनर्स बदलते रहते हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स, ओनर्स घर बैठे हुए होते हैं। तो अगर ओनर बदल गया तो इस नहीं इस बंदे को डिविडेंड दे देंगे, इस नहीं इस बंदे को डिविडेंड दे देंगे। मीटिंग में उसको नहीं बुलाएंगे, उसको बुला लेंगे। क्लियर? ये तीनों पॉइंट्स में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई बात, कोई लाइन, कोई जुमला, कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आ रहा, सीलो समझ के चलना है हमने। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? एक वर्ड परपेचुअल और दूसरा वर्ड सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन कहते हैं विरासत को, अगर मैंने इसके स्पेलिंग सही लिखे हैं तो। एक तो उर्दू में सीन स्वाद सब तकरीबन मिलते जुलते ही चल रहे होते हैं। विरासत, परपेचुअल, परपेचुइटी याद है? क्यूएम में परपेचुइटी पड़ी थी। एक खास किस्म की एनविटी होती थी। कौन सी एनविटी होती थी? अनलिमिटेड, लगातार चलती रहती थी। तो परपेचुअल कहते हैं लगातार को। शायद आपने FR1 में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा हो, लगातार इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल सक्सेशन, लगातार विरासत। कंपनी की विरासत लगातार है, कंपनी के वारिस मुसलसल आ रहे हैं, कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी वहीं खड़ी रहेगी, उसके वारिस बदलते रहेंगे, उसके नाम लेने वाले बदलते रहेंगे, उसके मेंबर्स बदलते रहेंगे। तो कंपनी का नाम वही है लेकिन कल कुछ और मेंबर्स थे, आज कुछ और मेंबर्स हैं, आगे कुछ और मेंबर्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन है इसकी कंपनी के वारिस बदलते रहते हैं, कंपनी के ओनर्स बदलते रहते हैं। बाकी बिजनेस में ये मजाक नहीं होता कि ओनर्स ही बदल जाए, कंपनी में ये मजाक होता है जी। कोई और कंफ्यूजन कंपनी और बाकी बिजनेसेस के डिफरेंस पे? ऑल क्लियर? फिर आगे बढ़े और हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी और मैंने आपसे कहा था कि अब ये दोबारा देखने वाली चीज़ नहीं है। जेनेरिकली उन्होंने बताया कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी उसे कहते हैं जो इस एक्ट में यानी कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर हो, या इससे पीछे के जो 3 कानून थे, 2016 वाला हो, 1984 वाला हो, या पुराना रिपील्ड कंपनीज एक्ट जो कि 1935 वाला हुआ करता था। तो इस लॉ में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो तो वो कंपनी कहलाएगी। और कंपनी लॉ किसे कहते थे? इन 3 को कहते हैं, और कभी कभी हम चौथे को भी कह देते हैं, अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। ये जुमला समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट किसी और तरह से कहने की कोशिश कर रहा है, बात किसी और टोन में हो रही है,
अब क्या होता है, इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये नए आने वालों को हमने कह दिया जो इस एक्ट में रजिस्टर हुआ हो, और द कंपनी लॉ, या पीछे किसी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। इसका मतलब है कि अगर आज एक नया कंपनीज एक्ट आएगा तो जो नई कंपनियां बन रही होंगी वो उसके मुताबिक बनेंगी, पुरानी कंपनियों को कंपनी कहना बंद नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी उसे कहते हैं जो इस एक्ट में रजिस्टर हुआ हो या इससे पीछे रजिस्टर हुआ हो। अब होता क्या है, जब नया लॉ आता है तो पुराने लॉ का वो एक रिफाइंड वर्जन होता है, तो सम टाइम उसमें 30-40% चेंजेस होती हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनियों को जो पिछले लॉ में रजिस्टर हुई हैं एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, इसको कानूनी ज़बान में कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस। 6 महीने या साल का टाइम, कुछ केसेस में 2 साल का टाइम भी दे देते हैं ओल्ड कंपनीज को। उनसे कहते हैं सेक्शन नंबर 17 आप अगले 2 साल तक आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर ले, सेक्शन नंबर 13 आपको 6 महीने में फॉलो करना है। यानी जो नई बातें बताई होती है ना उसका उनको ट्रांजिशन टाइम दे देते हैं। हमारे सिलेबस में बीच में कुछ ऐसे जुमले आएंगे जो मैं आपसे कहूँगा भाई ये ट्रांजिशनल प्रोविजन थी, अब ये ख़त्म हो गया है। 2017 में कंपनीज एक्ट आया, 6 महीने का साल का टाइम दिया उन्होंने, ट्रांजिशन हो गई। ये ऐसे ही है जैसे नई स्कीम आई तो पुराने स्टूडेंट्स को ट्रांजिशनल टाइम मिल गया, वो ट्रांजिशन में अपने आप को प्लान उन्होंने किया। आई के अपने जुलाई 2021 को अनाउंस कर दिया कि हम नई स्कीम देने जा रहे हैं। सितंबर में उसके डॉक्यूमेंट्स भी इशू कर दिए और कह दिया कि जी अब आगे जो अटेम्प्ट होगी मार्च वाली वो नई स्कीम के मुताबिक होगी। तो जुलाई में जब बताया तो बच्चों को एक छोटी सी ट्रांजिशन मिल गई, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की अटेम्प्ट पुरानी स्कीम पे होनी थी। तो जितने सियाने बच्चे थे उन्होंने ये समझ लिया कि हमें वो पेपर देने चाहिए जिससे नई स्कीम में हमें फ़ायदा हो। तो लोगों ने BMBS नामी एक पेपर था वो उठा के दे दिया जिससे MFA एग्जाम्प्ट हो जाता था, कि जिसने पुरानी स्कीम का BMBS पास किया और नई स्कीम में आई कि अपने का उसका MFA एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो लोगों ने जनाब BMBS का पेपर उठा के दिया और MFA एग्जाम्प्ट करा लिया। तो दैट वाज ट्रांजिशन, कि नए बच्चों ने सारे पेपर देने थे और पुराने बच्चों ने वो पुराने जितने कवर हुए हैं उसके बाद ट्रांजिशनल पेपर देने थे। तो जब नया लॉ आता है तो पुरानी कंपनियों को ट्रांजिशन देके कुछ रूल्स का कह दिया जाता है कि आप इस वक्त तक इन रूल्स को फॉलो कर लें, बात बन जाएगी। डन जी। कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्लियर। फिर आपने पढ़ी थी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। बॉडी कॉर्पोरेट जिसको आसान जबान में हमने कहा था किसी भी किस्म की कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह की कंपनियां शामिल होती हैं। कौन सी 3 तरह की? 3 इसमें इंक्लूडेड हैं, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, यानी कि जो सादा कंपनी लॉ वाली कंपनी है वो भी आ गई एक। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, 2 हो गई। साथ वाले भाई से मदद ले सकते हैं। अंडर रेलिवेंट स्टैच्यूट, किसी और कानून ने अगर किसी और को बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी कहा है तो वो भी, जैसे बैंकिंग का लॉ, इंश्योरेंस का लॉ, ये अपने अपने सेटअप्स को कंपनियां कहते हैं। तो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड कंपनियां, किसी और कानून में रजिस्टर्ड कंपनियां, मुल्क से बाहर रजिस्टर्ड कंपनियां, ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूडेड हैं। 2 चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं इस लेन में, सबसे एंड पे 2 एक्सक्लूडेड हैं। कौन सी 2 एक्सक्लूडेड हैं? 2 को शामिल नहीं करना बॉडी कॉर्पोरेट में। एक, जिसको फेडरल मिनिस्टर कह दे कि खबरदार कल से इसको कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेगा, हम कहेंगे ठीक है जी जो हुकुम सरकार, नहीं कहेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अपने लॉ में रजिस्टर हुई हो वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट की एक तकलीफ जैसी डेफिनेशन है जिसको रट्टा मार लिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी भूल चूक हो जाती है, शायद इस पेपर में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई हुई थी, शायद इस पेपर में, ये रिसेंट में, लेकिन मतलब मैंने अभी ताज़ा यानी कि चैप्टर 1 से सिर्फ एक सवाल आया था जो कि मुझे मोटा मोटा यही याद पड़ रहा है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि पास पेपर एनालिसिस करते हुए ना रिसेंट 2-3 अटैम्प्ट ज़रा जहन में होती हैं, तो मुझे मोटा मोटा ये याद पड़ रहा है। ये रिसेंट पेपर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपके पास जो हैंडआउट्स हैं उसमें तो पीछे तक का एनालिसिस है ना, रिसेंट पेपर का तो अभी सोल्यूशन भी नहीं आया, उसके तो एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह भी नहीं आए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फजूल सी डेफिनेशन है छोड़ देते हैं, तो आई कि अब कभी भी पूरे चैप्टर में इतनी सारी बातें छोड़ के आके और एक डेफिनेशन उठा के पूछ लेता है। तो कंपनी लॉ में नो शॉर्टकट,
जब छोटा सा सिलेबस है तो सारा करना है। और यही सवाल तो बचाते हैं रट्टे वाले, जो लॉजिक वाले हैं वो तो घुमा देते हैं। 2 क्या शामिल नहीं है और 3 क्या शामिल है, क्लियर है? यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो और क्या हो, और पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो किसी ब्रांच ऑफिस के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, फिजिकल या ऑनलाइन किसी तरीके से। तो सारी दुनिया की सारी कंपनियां फॉरेन नहीं है, वो वाली कंपनियां जो बाहर रजिस्टर होकर पाकिस्तान में कोई काम धंधा कर रही हैं किसी तरीके से, तो पाकिस्तानी लॉ उन्हें कहता है कि ये फॉरेन कंपनी और उनसे रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं जो उन्होंने फॉलो करने होते हैं। वो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन हमारे सिलेबस में डालती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आप लोगों ने पढ़ा प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को। प्राइवेट कंपनी के 3 मुनफरिद बातें जो पब्लिक में नहीं होती बताने का शर्फ हासिल करेंगे किबला। नहीं, तीसरी लेने वाले भाई, प्राइवेट में क्या 3 खास बातें हैं जो पब्लिक में नहीं है? सिंगल मेंबर कंपनी तो उसकी एक किस्म है, मैं बात कर रहा हूं सादा प्राइवेट कंपनी में वो क्या 3 रुकावटें हैं? 50 मेंबर्स, एक रिस्ट्रिक्शन आपकी होती है कि 50 से ऊपर इसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए, एक हो गया। साथ वाले भाई से मशवरा ले सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, उसके मेंबर्स खुल्लम खुल्ला अपने शेयर बगैर पूछे बाहर नहीं बेच सकते। दूसरा, चले साथ वाले भाई आप ही बता दें। इनविटेशन नहीं दे सकते, जनरल पब्लिक को बुला के ही नहीं कह सकते आओ और हमारी कंपनी के शेयर हम पब्लिक में बांटने लगे हैं, तुम लोग भी खरीद लो पैसे देके। तो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमने अभी आगे जाके पढ़ना है इंशाल्लाह, जो कंपनी अपने आर्टिकल्स यानी अपने डॉक्यूमेंट में ये 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा दे वो है प्राइवेट कंपनी। ये जो मेंबर्स की गिनती गिननी है उसमें एम्प्लॉइज काउंट करने हैं? नहीं करना। और अगर जॉइंट मेंबर तो उसका क्या रूल है? एक दफ़ा काउंट करना है। अगर 2-3 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है तो हम उनको 1 मेंबर काउंट करेंगे, 1 से ज़्यादा मेंबर काउंट नहीं करेंगे। तो जो कंपनी में ये तीनों रुकावटें हों वो प्राइवेट है। और पब्लिक की डेफिनेशन ये थी कि जो प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट वो जिसमें तीनों शर्तें हों। तो इसका मतलब है एक भी शर्त मिस हो गई तो आप पब्लिक बन जाएंगे। ये कंपनियां प्राइवेट पब्लिक में शिफ्ट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट में शिफ्ट हो सकती है। ये आगे जाके कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सेक्शन 46 से 50 के दरमियान है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपनियां अपना मॉड चेंज कर सकती हैं बाद में। तो ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट कंपनी के तौर पे बनती हैं और जब बहुत बड़े पैसे चाहिए होते हैं तो फिर पब्लिक की तरफ आते हैं, अदरवाइज वो खुद ही से सारी ज़िंदगी प्राइवेट कंपनी के तौर पे चलती रहती हैं। प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क समझ आ रहा है? पब्लिक में एक लिस्टेड था और एक अनलिस्टेड था। ये लिस्टेड क्या चीज़ थी? लिस्टेड कंपनी ये क्या है? जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में जिसके शेयर ट्रेड हो सकें। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, पुराने ज़माने में हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे और नए ज़माने में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें पुराने लॉ की हमारी किताब में और कुछ चीज़ें नए लॉ की हमारी किताब में। तो कहीं आपको स्टॉक एक्सचेंज नज़र आएगा और कहीं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज नज़र आएगा, परेशान नहीं होना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो कॉमनली हम समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जो रजिस्टर्ड है, जो लिस्ट है वो लिस्टेड है, यानी जिस कंपनी की शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खुल्लम खुल्ला ट्रेड हो सकते हैं वो लिस्टेड है, और जिसके नहीं ट्रेड होंगे वो अनलिस्टेड है। क्या फ़ायदा होगा लिस्टिंग करवाने का? जनरल पब्लिक को इनवाइट करना आसान होगा, लोग देखे ना वो चीज़ खरीदेंगे जो मार्केट की चीज़ है। भाई मुझे पता है कि ये रोस्टम मार्केट में बिकता ही नहीं, और मुझे पता है कि ये मार्कर जो है इसकी एक अपनी मार्केट है, जाओ तो वहाँ हज़ारों लोग मौजूद होते हैं मार्कर के बायर और सेलर, मैं वो चीज़ खरीदूंगा ना जो मार्केट में बिकने वाली चीज़ है। तो लिस्टेड कंपनी में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि लिस्टेड की एक मार्केट बनी होती है। जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारा बायर है, बहुत सारा सेलर है, मार्केट के हिसाब से वहाँ डील हो जाएगी। तो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर लोग ज़्यादा पसंद से नहीं खरीदते क्योंकि उसको फिर बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिस्टेड और अनलिस्टेड समझ आ रहा है? लिस्टेड का दूसरा नाम अपने पास हैंडआउट्स में लिख लें, कोटेड। लिस्टेड को कोटेड भी बोलते हैं, QUO, कोटेड, QUOTED।
तो लिस्टेड को कोटेड भी कहते हैं और अनलिस्टेड को अनकोटेड भी कहते हैं। तो लिस्टेड या कोटेड कंपनी समझ आई, अनलिस्टेड या अनकोटेड समझ आई। एसएमसी किस चीज की एब्रीविएशन है? सिंगल मेंबर कंपनी। ये क्या चीज होती है? एसएमसी क्या होती है? सिंगल मेंबर होता है। एक कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर होता है, खास किस्म की प्राइवेट कंपनी जो दो बंदों से नहीं बनती, कम से कम एक से बन जाती है, सारे शेयर उसी के पास होते हैं। और कल हमने देखा था कि कंपनी लोग बनाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह के लिए, तो एक बंदा 100% कंपनी अपने नाम पे भी शुरू कर सकता है। जी, कोई कंफ्यूजन? कल हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कोई सवाल? पक्का? जी, अगर सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी जो है वो अपनी लायबिलिटी उसकी लिमिटेड है, तो वाई नॉट के सारे ही लोग अपने आप को एसएमसी बना लें। जब प्राइवेट कंपनी है वो ज़रूर चाहेगी कि एसएमसी के तौर पे ऑपरेट करे, लेकिन प्राइवेट की भी लिमिटेड लायबिलिटी है, एसएमसी की भी लिमिटेड लायबिलिटी है। प्राइवेट कंपनी क्यों बनी? क्योंकि आप अकेले नहीं बनाना चाह रहे थे, आपके साथ 2-3 पार्टनर्स थे। अगर एक बंदा अकेला हो और वो कंपनी बनाना चाहे तो देयर इज़ नो सेकेंड थॉट, उसको सिर्फ एसएमसी बनानी चाहिए, और लोग बनाते हैं एसएमसी। तो ज़्यादातर जो बिजनेस शुरू होता है वो पार्टनरशिप बेसिस पे होता है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनियां हमें, सादा प्राइवेट कंपनियां एसएमसी की निस्बत ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन एसएमसी बनानी चाहिए अगर एक ही बंदा है तो। जी, पिछला दिन ऑल डन, सारी बात समझ आ रही है? कंपनियों की किस्में देखते हैं। जी, एसएमसी के लिए कोई बिजनेस लेवल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब लाहौर में यतीम खाना वाली जो सड़क है उसके आसपास कम से कम 10-12 ऐसी एसएमसीज होंगी जो 5-6 अरब रुपए की के बिजनेस कर रही हैं। कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी खेलें। हाँ, कुछ खास तरह के लाइसेंस, कुछ खास तरह के बिजनेसेस पे पाबंदी है कि उसके लिए इतना कैपिटल हो, फलाना हो, आप पब्लिक हो। जैसे बैंकिंग कंपनी बनाने के लिए आपको एक खास तरह की कंपनी बनाना पड़ेगा, एनबीएफसी बनाने के लिए यू मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी। तो जहाँ इस तरह की रुकावट नहीं है तो एसएमसी जितना मर्जी करोड़ों अरबों रुपए में खेले कोई नहीं पूछेगा। और पाकिस्तान में तो इंडिविजुअल करोड़ों अरबों रुपए में खेल जाते हैं, ये तो फिर कंपनी है। जी, ऑल डन। कंपनियों की 3 कैटेगरीज जिसके लिए हमें वो वाला काम करना पड़ जाएगा। और सुनाए सब ठीक ठाक? उसने तो अपने टाइम पे ही। जी, ये कोई इंतज़ामिया का अगर पीछे नुमाइंदा है, देखिए वो अगर पीछे सफोकेशन वगैरह हो रही है तो उनको कह दें कि अगर एसी चला दिए जाएं। ये कमरा जिस एमरजेंसी में बना था, ये कुछ तारें देख रहे, ये उन पंखों की भी थी जिससे हवा हल्की हल्की सी रेगुलेट होती, लेकिन दामन वक्त ने हमें गुंजाइश नहीं दी। और अगर पता होता कि इतने से बच्चों ने आना है तो आप सबको मैं ऊपर वाले कमरे में बंद करता और ये इस कमरे को हम थोड़ा सीधा कर लेते। तो आप लोगों के इंतज़ार में ही आप लोगों से ये एक्सपेक्ट हम करते रहे कि आप लोग वाकई अपनी असल तादाद में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो वो कह दिया उन्होंने बाहर जाके इंतज़ामिया को, चले ठीक है। तो क्लास में कहीं ना कहीं कुछ नुमाइंदे मौजूद होते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो रिमोट नहीं होता, वही आके चीज़ें कर देंगे। तो कंपनियों की कुछ कैटेगरीज हमने समझने की कोशिश करनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी तक जितनी हमारी डिस्कशन हुई है, थ्रू आउट आई वॉज एज्यूमिंग कि मैं बात कर रहा हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। जितनी हमारी डिस्कशन हुई है मैं क्या एज्यूम कर रहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो होती है जिसमें मेंबर की लायबिलिटी होती है जितना शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अगर एक मेंबर ने 10 लाख के शेयर लिए हुए और 10 लाख का 10 लाख उस डब्बे में डाला हुआ है, तो उस मेंबर की जाती लायबिलिटी कितनी है? 0। एक मेंबर ने 10 लाख के शेयर खरीदने थे, 10 लाख उसने उठा के उस डब्बे में डाल दिए,
और साइड पे चला गया। अब क्या उस मेंबर ने कभी जिंदगी में कुछ पैसे देने हैं? नहीं, जो पैसे देने हैं कंपनी ने देने हैं। लेकिन अगर उसने उधार कर लिया और 10 लाख के शेयर खरीद के 8 लाख दिया और 2 लाख कहो मैं बाद में दे दूंगा, वो उसके लिए लायबल है। 1984 से पहले ऐसा होता था कि आप कुछ अमाउंट का उधार कर लेते थे, तो अभी भी कुछ ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिसमें लोगों ने उधार किया वो, तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में जो मेंबर की लायबिलिटी है वो मेंबर्स की लायबिलिटी अनपेड शेयर्स के लिए है। अनपेड शेयर्स। और कंपनी की लायबिलिटी पेड अप शेयर्स तक। तो अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसका मतलब है उसकी लायबिलिटी है पेड अप शेयर कैपिटल तक कंपनी की। और एक मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? अगर उसने कुछ अनपेड शेयर्स रखे हैं तो उतनी, अदरवाइज मेंबर की लायबिलिटी नहीं है। समटाइम आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं बनाते, आप इकट्ठे होते हैं और आप समटाइम चाहते हैं कि शेयर कैपिटल ना हो, क्योंकि शेयर्स में तो कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। तो समटाइम आप चाहते हैं कि आप सारे मेंबर्स की बराबर जिम्मेदारियां और आपको पहले दिन पैसे ना देने पड़े, तो आप कंपनी बनाते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय इसमें मेंबर्स पैसे नहीं देते शुरू में। कंपनी बनती है, सारे मेंबर इकट्ठे होकर कहते हैं कि अगर कंपनी कभी डूबी हम सब 1-1 लाख रुपए देने के पाबंद होंगे, उस वक्त होंगे। आज आप पैसे नहीं देते, आप दे देते हैं गारंटी। गारंटी क्या होती है? इन द इवेंट ऑफ कंपनी गोइंग इनटू वाइंडिंग अप, हम तमाम मेंबर्स इतनी अमाउंट देने के पाबंद है। तो मेंबर की यहां लायबिलिटी होती है गारंटी की अमाउंट, गारंटी की अमाउंट। कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के जितने एसेट्स हैं कंपनी वो एसेट बेच के लायबिलिटी पूरी करेगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, 2 करोड़ का नुकसान हो गया और 3 करोड़ के एसेट्स पड़े हुए हैं, 2 करोड़ के एसेट बेचेंगे और नुकसान पूरा कर देंगे। अगर 3 करोड़ के एसेट और 5 करोड़ का नुकसान हो गया तो पहले कंपनी 3 करोड़ देगी, कंपनी हो गई दिवालिया। अब 2 करोड़ किससे लिया जाए? मेंबर से। जिस मेंबर ने जितनी जितनी गारंटी दी हुई है उससे उतनी गारंटी मांगी जा सकती है, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो, बंद हो जाए तो। डन। सवाल ये है कि अगर एक कंपनी गारंटी लिमिटेड है और उसमें उन्होंने पैसा शुरू में जोड़ा ही नहीं, तो ये चलती कैसे होगी? कंपनियां तो शेयर कैपिटल से चलती हैं। क्या ऐसे कुछ इदारे आपको पता है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं? आई कैप। क्या आई कैप का कोई शेयर कैपिटल है? कैसे चलता है? आपका खून निचोड़ के, हमारा खून निचोड़ के, ठीक है। आपका तो बड़ा कम खून निचोड़ते हैं, हमारे ज़्यादा। आप एनुअल सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी देते हैं मेरे ख्याल में, कितनी? 2000 है, 2200। हम देते हैं को 22,000, ठीक है, या शायद 25,000 थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, इस दफ़ा कोई इसी के आसपास थी। तो आपको और हमें मिल के निचोड़ते हैं और हमसे जितने पैसे निकलते हैं उस पैसे से अपने सारे काम शाम पूरे करने के बाद भी सरप्लस बच जाता है। तो इसका मतलब है ऐसे इदारे जिंदा रह सकते हैं जिनका शेयर कैपिटल ना हो। तो आइंदा ये बात समझने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा ICAP एक कंपनी है या ICAP गारंटी लिमिटेड कंपनी है, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस को शेयर कैपिटल चाहिए। तो ये जो आपके स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, मेंबरशिप वाले क्लब होते हैं और इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं, वो ज़्यादातर अपने आप को गारंटी लिमिटेड बिजनेस बनाते हैं। उसमें मेंबर से वो पैसे नहीं पकड़ते, उनसे ये वादा पकड़ लेते हैं कि अगर तुम्हारे होते हुए कंपनी डूबी तो तुम इतनी अमाउंट तक जिम्मेदारी दोगे। तो मेंबर को आज जेब पे भारी नहीं पड़ता, अगर कंपनी डूबेगी तो पैसे देगा, कंपनी नहीं डूबी तो वो कभी पैसे नहीं देगा। डिविडेंड किस बेस पे मिलेगा? इस कंपनी में सब बराबर होते हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनी में सारे के सारे सेम रैंक पे होते हैं और सब बराबर काउंट होते हैं जी। ये वाली कंपनी ऊपर वाले से डिफरेंशिएटेड समझ आ रही है? अभी तक हम अजम्पशन लेते थे इस कंपनी की, लेकिन आज हम 3 कैटेगरीज कंपनियों की देखेंगे, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। क्या ये दोनों समझ आ रही हैं? एक तीसरी किस्म भी है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अजीब सी बात नहीं कर रहा मैं, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी का भी तो आपने मुझे फायदा बताया था, लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
तो अब ये अनलिमिटेड कंपनी क्या कर रही है? क्यों बनाएगा कोई अनलिमिटेड कंपनी? कोई बड़ा काम होगा। देखिए, जो भी कंपनी की तरफ आया है, सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो कंपनी बनाते हुए कोई शौक से अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट आपको फोर्स करेगी कि अनलिमिटेड कंपनी बनाओ। मैं इसमें नॉर्मली समझाने के लिए कि वो ऐसे कौन से सेक्टर है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी हो जिसको गवर्नमेंट ने ठेका दिया हो कि जाओ बलूचिस्तान में फलाना एरिया से सोना एक्सट्रैक्ट करो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और अगर ये थोड़ा सा सोना चोरी करके चले जाएं तो गवर्नमेंट इन्हें पकड़ेगी, इन पे केस करेगी। ये कहेंगे हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं और जितनी लिमिटेड लायबिलिटी होगी उतना पे कर देंगे। तो इस कंपनी का कितना कोई शेयर कैपिटल हो तो ये उस सोने की कीमत अदा कर सकेंगे जो उन्होंने चोरी की है। तो फिर ना मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाता हूं कि अगर एक ट्रक सोने का चोरी हो तो उसमें कितना सोना है। अब एक ट्रक में सोना भरना थोड़ा सा मुश्किल है या उसको मैयर करना थोड़ा मुश्किल है, तो ज़रा आसान तरीके से आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें हम सोने में ट्रक भर रहे हैं ईंटों की शक्ल में, सोने की ईंटें होती हैं और वो ईंट ज़रा थोड़ी स्मार्ट सी होती है और एक ईंट जितना जगह लेती है उतने में 3 ईंटें आ जाएँ सोने की। तो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि एक ट्रक में अगर 10 से 15 हज़ार ईंटें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 ईंटें आती हैं सादा वाली, तो ये वाली ईंटें कितनी आएंगी? 30,000। अच्छा, अब एक ईंट को मैयर करना है, ईंट होती है 1000 ग्राम, 1 किलो। 10 ग्राम सोने का भाव आपको पता है आजकल कितना चल रहा है? 2.25 लाख, 2.30, 2.20, 2.26। हम सेफ खेलते हैं, हम 2,20,000 लगाते हैं। 2,20,000 है 10 ग्राम सोने की कीमत। गलत जवाब ना दीजिएगा। 1 किलोग्राम में कितनी दफ़ा 10 ग्राम होंगे? 100। शुक्र है, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों ने अगर इसको आगे पीछे कर दिया ना। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में 10 ग्राम 100 दफ़ा होंगे। तो इसका मतलब है 100 10 ग्राम के छोटे छोटे से बिस्किट्स होंगे या छोटे छोटे से, तो वो एक बन जाएगी ईंट। एक ईंट की कीमत तुम क्या जानो, पता नहीं कौन से वाले बाबू, रमेश बाबू शायद। 2,20,000, 100 10-10 ग्राम जोड़ के एक ईंट बनी। ट्रक में 10,000 ईंटें आती थी सादा वाली और सोने की आती हैं 30,000 ईंटें। मुझे सामने के ऑडियंस से जवाब चाहिए कि ये टोटल कितने रुपए बने, उर्दू इंग्लिश दोनों में जवाब चाहिए। पाकिस्तानी गिनती में कितना रुपया बना और विदेशी मिलियन बिलियन वाली गिनती में कितना रुपया बना? $220 मिलियन, 220 100 मिलियन, ये कौन सा होता है? ये है मतलब ये इंडिया में बैठे हैं 50,000 करोड़, ऐसे नहीं होता। 660 बिलियन, 660 बिलियन। तो उर्दू ज़बान में क्या कहेंगे इसको? हमारे जो ये लाख करोड़ वाली ज़बान है, 660 अरब। आपको नहीं लगता कि 100 अरब मिलके कुछ और बन जाता है? तो मुझे वो वाली ज़बान में बताए ना। 6 खरब 60 अरब। अजम्पशन ये कि आपने कैलकुलेशन सही की हो जीरोस की। तो अगर एक ट्रक सोना 650 अरब या 6 खरब 60 अरब का है, तो इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? कितना रखेगी शेयर कैपिटल कि गवर्नमेंट मुतमईन हो जाए? और जाहिर है जितना रखेंगे पेड अप कैपिटल उतने पैसे भी डालने पड़ेंगे उस डब्बे में। तो इस तरह के सेक्टर में गवर्नमेंट बाउंड कर देती है कि आपने ऊपर वाले सेक्टर की तरफ नहीं जाना, यू हैव टू फॉर्म अनलिमिटेड कंपनी। और अनलिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें कंपनी के असासे बिकने के बाद हर मेंबर या कुछ मेंबर्स जो डिफाइन हुए हैं उनकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड।
ताकि लोगों को डर लगे और ऐसा ना हो कि वो कंपनी बनाए और उसके बाद कंपनी बंद करके कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, ये पैसे पकड़े और उसके बाद खत्म हो जाए। तो कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कहा है अनलिमिटेड कंपनी का, तो आपको ढूंढने से भी कंपनी नहीं मिलती पाकिस्तान में। कुछ अर्से पहले गोल्ड माइन इंटरनेशनल एक कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही थी और गवर्नमेंट को लगा कि ये अचानक से अरबों रुपए का फ्रॉड करके भाग जाएंगे, उन्होंने को कह दिया जी आप रजिस्टर हो जाएं एज अनलिमिटेड कंपनी। ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोस कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को, मैपको वगैरह इस तरह से करके, इनको गवर्नमेंट ने बड़े अरसे से कहा है कि आप अनलिमिटेड हो जाएं और ये अभी सोच रहे हैं गवर्नमेंट की बात मानने के ऊपर। गवर्नमेंट की अपने सेटअप, गवर्नमेंट की ही हुक्म पे सोच रहे हैं कि उन्होंने ये बात माननी है या नहीं माननी। क्या हम अपनी विल से अनलिमिटेड कंपनी बन सकते हैं? असल में जिसने कंपनी बनानी होगी ना, उसकी विल में अनलिमिटेड का वर्ड कभी भी नहीं आने वाला। बना सकते हैं, आप पूछें पॉसिबल है, मैं कहूंगा हाँ। आप कहेंगे प्रैक्टिकेबल है, मैं कहूंगा नहीं। बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर हम चाहें तो हम फर्म को अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी बना सकते हैं, लेकिन फिर फर्म को जो वाहिद फायदा मिलना था वो भी नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ? असल में सबसे बड़ा फायदा कंपनी बनाने का लिमिटेड लायबिलिटी है। आप अपने आप को महदूद कर लेते हैं कि इससे ऊपर मेरा नुकसान ना हो, तो वही फायदा छीन लिया अनलिमिटेड कंपनी से हमने। बात समझ आई? पक्का जी। ठीक है, बाहर की कंपनी अगर दूसरे मुल्क में लिमिटेड लायबिलिटी रखती है और पाकिस्तान आके कहती है कि मैं अनलिमिटेड तरीके से वो लिमिटेड से ऑपरेट करूं, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मर्जी है कि हम उसे अलाउ करें या ना करें। अगर वो अच्छे पैसे दे देंगे, वो भी गवर्नमेंट को नहीं, जो जिन्होंने अलाउ करना है उनको, तो फिर जो है उनको परमिशन मिल सकती है। अदरवाइज टेक्निकली फॉरेन कंपनी का मकसद ही यही है कि वो कंपनी जो बाहर रजिस्टर हुई है और हम पाकिस्तान में उसको किस तरह से रेगुलेट करें। तो क्या ये 3 तरह की कंपनियां समझ आई? इससे पहले कि हम चादर को नीचे करके उस तकलीफ से गुजरें, क्योंकि मैंने दोबारा चादर ऊपर करके एक वैरायटी करनी है, तो इसको हम यहीं देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मैं सामने वाले जो अक्षर है वो मिटा दूंगा। अक्षर है, शब्द है, एक लफ्ज होता है और एक हर्फ होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है, जैसे आर्टिकल एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम अभी हमने इन पे बातें नहीं की। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी, अगर कोई ऐसी अमाउंट हुई रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स, रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो वाली कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी है अगर कोई अमाउंट अनपेड है तो वहां तक। लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मेंबर ने कितनी अमाउंट की गारंटी दी है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी बोर बातें इस हफ्ते मुका दें। इतनी सारी तरह की कंपनियों की डेफिनेशन दी हुई है, वो सारी डिस्कस करके, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक मिलें तो फिर हम प्योर लॉ की और मजे मजे की बातें करें। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि जितनी उसने गारंटी की है कि वो वाइंडिंग अप के सूरत में कंट्रीब्यूट करेगा, वो उस तरह से। कंपनी में और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इसका मतलब है इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर शेयर कैपिटल हुआ तो अब लायबिलिटी क्या होगी, इसको और इसको ऐड कर लें। गारंटी लिमिटेड में मेंबर की क्या लायबिलिटी थी, गारंटी तक, और लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर की क्या लायबिलिटी थी, अनपेड शेयर तक। तो अगर इस कंपनी में शेयर कैपिटल भी ऐड कर दिया तो मेंबर की डबल लायबिलिटी हो जाएगी, गारंटी अमाउंट प्लस। इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, लायबिलिटी शेल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स इफ एनी। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल भी हुआ तो वो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगे। तो अनलिमिटेड कंपनी क्या बनी? दिस हैज ऑल एडवांटेज ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज नॉट लिमिटेड। सब कुछ वैसे ही है, बस मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। डन। तो ये 3 तरह की कैटेगरी समझ आई।
हम नॉर्मली अकाउंटिंग में जिस कंपनी को अज्यूम करते हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। आई कैन से कि मोर देन 90% या मोर देन 95% कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। बहुत ही थोड़ी सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और अनलिमिटेड कंपनी तो ढूंढनी पड़ती है। पाकिस्तान भर में 3 या 4 होंगी, तो ना होने के बराबर। कोई नहीं शौक रखता ये कंपनी बनाना, जिनको मजबूरन बनानी पड़ती है वो बना देते हैं, और उनमें से भी जिसका जोर चलता है वो नहीं बनाता। 3 तरह की कैटेगरी समझ आई कंपनियों की। अब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हुए उनको 2 तरह के स्टेटस बताएंगे। एज पर लाइबिलिटी आप बताएंगे कि हम इन 3 में से कौन सी जगह जा रहे हैं, और एज पर कितने लोग होंगे, क्या होगा, आप उन्हें बताएंगे हम पब्लिक रजिस्टर हो रहे हैं या प्राइवेट। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 2 स्टेटस बताने होंगे कि हम पब्लिक प्राइवेट में से कौन सा है और इन 3 में से कौन से हैं। तो दिस कैन हैपन कि ये वाली कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी, ये कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी। तो पब्लिक प्राइवेट स्टेटस है आपके नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, और ये स्टेटस है लाइबिलिटी के हिसाब से। तो लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी की 3 कैटेगरीज हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कंपनी की 2 कैटेगरीज है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वाली चीज हमने इससे पीछे पढ़ी, और टाइप्स लाइबिलिटी के हिसाब से हमने ये देखी। डन। आज की असल डिस्कशन की तरफ आते हैं, जो कि मेन मजे की डिस्कशन है, होल्डिंग सब्सिडरी। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अकाउंटिंग पढ़े हुए लोगों को वर्ड सब्सिडरी समझ आता है? होल्डिंग और सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी। लॉ में होल्डिंग कंपनी की बड़ी जालिम डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं किसी भी एक कंपनी को किसी भी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब कहा जा सकता है जब वो दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो। इतनी मुशक्कत करके बेचारों ने डेफिनेशन निकाली। उन्होंने कहा किसी भी कंपनी को दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब कहा जा सकता है जब वो दूसरी कंपनी पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो। तो होल्डिंग कंपनी इज अनडिफाइंड, होल्डिंग कंपनी नहीं डिफाइन की। उन्होंने कहा किसी को होल्डिंग तब कहेंगे जब कोई ऐसा है जो सब्सिडरी हो, किसी को बाप तब कहेंगे जब कोई ऐसा हो जो उसे अब्बा जी कहता हो, तो किसी को होल्डिंग तभी कह सकते हैं जब देयर इज सम अदर कंपनी जो इसकी सब्सिडरी लगती हो। तो सब्सिडरी कंपनी को लॉ ने डिफाइन किया है। इंसानों में रिश्ते होते हैं, वालदेन, औलाद, उनकी औलाद, कजन्स, और इस तरह से करके। कंपनियां तो लीगल पर्सन है। तो कंपनियों में अगर हमने देखना है कि बड़ी कंपनी कौन सी, छोटी कंपनी कौन सी है, डोमिनेंट कौन सी है, मगलूब कौन सी है, पेरेंट कौन सी है, चाइल्ड कौन सी है, कौन सी कंपनी किसके अंडर आती है, तो होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है, जो उसने काबू किया हुआ है, तो होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी कहलाती है, पेरेंट। और जिस कंपनी को उसने होल्ड किया होता है वो सब्सिडरी कहलाती है। तो रिश्तेदारियों में ये होता है कि जी एक बच्चा अब्बा जान की बात इसलिए सुनता है कि अब्बा जान सख्त हैं और वो अब्बा जी का बेटा है, उनकी नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी की बात क्यों सुनेगी, क्यों एक कंपनी दूसरे की मातहत बनेगी? ये हाकिम है वो महकूम है, लिख देता हूँ, ये हाकिम है और वो महकूम है। एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, एक कंपनी मालिक है, दूसरी नौकर है। ये कंपनी उस कंपनी के अंडर आती है, इस कंपनी के फैसले वो कंपनी करती है। ऐसा क्या किया उस कंपनी ने इसके साथ कि ये इसके फैसलों की मालिक वो बन बैठी? 3 बातें। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1, पहली कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। आधे नहीं, आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। और शेयर्स भी वो जिन पे वोटिंग पावर होती है।
आपको पता कुछ ऐसे शेयर्स वगैरह भी होते हैं उस पर प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह वोटिंग पावर नहीं होती, उससे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर खरीद ले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े अहम वर्ड्स हैं, इनके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। डायरेक्टली या, हम पहले कॉन्सेप्ट समझा करेंगे, उसके बाद उसकी इंग्लिश तो हम देख लेंगे, लेकिन थीम समझना बड़ा जरूरी है। अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खरीद ले तो ये कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाती है। तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2, इस कंपनी के पास पावर हो कि वो उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हो। शेयर्स नहीं है आधे से ज्यादा, लेकिन किसी कानून किसी वजह से उस कंपनी के पास इस कंपनी के आधे से ज्यादा कंट्रोल आ गया। मेजॉरिटी मतलब हाफ से ज्यादा। भाई हमारी कंपनी गई हबीब बैंक के पास लोन लेने, हमने कहा जी हमें 10 करोड़ का लोन चाहिए। उन्होंने कहा आपका शेयर कैपिटल कितना है? हमने कहा 2 करोड़। तो उन्होंने कहा मैं पागल नजर आ रहा हूँ, 2 करोड़ का तुम्हारा शेयर कैपिटल है, मैं 10 करोड़ का लोन दूँ? हमने कहा हम सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, सिक्योरिटी बाद में सही से चलती है नहीं चलती, तुम लोग अगर कंपनी गलत तरीके से चलाओ तो फिर क्या होगा? तो हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाए कि हबीब बैंक हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स में से 8 में से 5 डायरेक्टर्स हबीब बैंक के आके बैठेंगे कि हमारी कंपनी चल रही है और गलत तरीके से चल रही है तो नुकसान हबीब बैंक कौन है? हमारा तो 2 करोड़ कैपिटल है, उन्होंने कितना दिया हुआ पैसा? 10 करोड़। तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि हबीब बैंक 5 डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेगा उन 8 में से, उन 8 में से आधे से ज्यादा का कंट्रोल हमारे पास होगा, हबीब बैंक के पास होगा। तो जब हबीब बैंक के पास एक कंपनी का आधे से ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा तो वो कंपनी खुद ब खुद हबीब बैंक की सब्सिडरी बन जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आपके पास वोटिंग पावर हो, हमेशा जरूरी नहीं कि आपने शेयर्स खरीदे हुए हो। फॉर सम रीजन अगर एक कंपनी को ये इख्तियार मिल जाए कि वो दूसरी कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके तो वो होल्डिंग बन जाएगी। 2 होल्डिंग्स भी हो सकती है, हो सकता है किसी ने आधे ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए हो और हो सकता है किसी ने आधे ज्यादा डायरेक्टर्स का इख्तियार रखा हो। याद है कुछ फैसले डायरेक्टर्स करते हैं और कुछ फैसले मेंबर्स करते हैं। तो जब डायरेक्टर्स के फैसले होंगे तो ये वाली कंपनी का इख्तियार चलेगा, और जब मेंबर्स वाले फैसले होंगे ये वाली कंपनी का इख्तियार चलेगा। इस सारे प्रोसेस में मेरी अजम्पशन ये है कि आपने FR1 और इस तरह की बातें पढ़ी हुई हैं। मेरे सामने मैच्योर ऑडियंस है। ये 2 तरीके। इत्तेसलात एक ज़माने में मुशर्रफ दौर में ना, ये चुपके से PTCL इत्तेसलात को बेच रहे थे। अचानक से मीडिया बीच में आ गया, उनको पता लग गया कि गवर्नमेंट बड़ी खामोशी से बाहर की कंपनी को गवर्नमेंट का एक अपना सेटअप, पब्लिक सेक्टर का एक सेटअप उठा के बेच रहे हैं। मीडिया में आ गया, शोर मच गया कि जी देखें जी वो एग्रीमेंट को सामने लेके आया जाए, एग्रीमेंट के तहत इत्तेसलात बन जाएगी होल्डिंग कंपनी PTCL पाकिस्तान की। गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने टीवी पे आके कहा कि ये खामखा की झूठी बात है, PTCL आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी है। और इत्तेसलात वालों के पास जाके कहा आपने टेंशन नहीं लेनी, सब्सिडरी आप ही की है। और फिर अवाम को उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन से शरपसंद अनासिर हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने बेच दिया है PTCL को। PTCL के 65% शेयर्स आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इत्तेसलात की सब्सिडरी बन गई हो? लोग मासूम थे, भोले भाले थे, उन्होंने कहा यार एमी मीडिया पे कुछ भी आ जाता है। और इत्तेसलात को गवर्नमेंट ने कहा कि PTCL के डायरेक्टर सारे आप अपॉइंट करेंगे। वादा क्या किया था? सब्सिडरी बना के देंगे, बना दी सब्सिडरी। तो सब्सिडरी बनाने का सिर्फ एक तरीका शेयर कैपिटल नहीं है, डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी का कंट्रोल भी अगर किसी बड़ी कंपनी को मिल जाए तो वो होल्डिंग बन सकती है इस कंपनी की। ये बात समझ आई जी? तो 2 अलग अलग कंपनियों की वो सब्सिडरी है, यानी कि वो दोनों होल्डिंग कहेंगी अपने आप को और दोनों उसको अपनी सब्सिडरी कहेंगी। डिपेंड करता है। अगर तो देखें ये रूल एक वक्त में एक ही कंपनी फॉलो कर सकती है,
जिसको आधे से ज्यादा मिल गए, दूसरा तो कोई नहीं आधे से ज्यादा ले सकेगा। तो एक वक्त में एक रूल में दो शरीक नहीं होंगे। हो सकता है किसी का इस रूल की वजह से डोमिनेंस हो, किसी की इस रूल की वजह से डोमिनेंस हो। तो मैंने आपको बताया कि कंपनियों को चलाने का मेन काम करते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन कुछ अहम फैसले लॉ ने लिखा है कि मेंबर्स को बुलाओ, उनकी मीटिंग करो। तो जिन चीजों में इख्तियार मेंबर्स के पास है तो वहां डोमिनेट करेंगे ये वाले, जिनके पास आधे से ज्यादा शेयर्स हैं। और जो डिसीजंस वो हैं जहां डायरेक्टर्स ने फैसले करने हैं, वहां कौन डोमिनेट करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को एक कंपनी डोमिनेट कर रही होगी, जनरल मीटिंग यानी कि मेंबर्स की मीटिंग को दूसरी कंपनी डोमिनेट कर रही होगी। अभी तो इसमें एक तीसरी कंपनी ने भी आना है। यहां तक बात समझ आई? डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जो कोई और भी अपॉइंट करता है। अभी हमने डायरेक्टर्स नहीं पढ़े, हम अपने सिलेबस में 9-10 तरह के डायरेक्टर्स पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्टर्स क्रेडिटर्स अपॉइंट करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कुछ डायरेक्टर्स किसी और रूल से आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। तो कई तरह के डायरेक्टर्स हैं। अभी तो हमने जस्ट कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने बस उसमें कह दिया कि यही लोग आपस में से कुछ डायरेक्टर्स बना देंगे। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था जरूरी नहीं कि आपस में से हो, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जो मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं करने होते, किसी और ने करने होते हैं। अभी पीछे हबीब बैंक की एग्जांपल, डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया? हबीब बैंक ने, एग्रीमेंट के तहत। तो ऐसा हो सकता है। एक लीडर, एक बड़ा अवामी लीडर एक बड़ी अच्छी बात किया करता था कि जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपको वो कर लेता है, क्या करता है? जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आप अपने आप को बेच देते हैं, फिर आप बहैसियत कौम कभी सर नहीं उठा पाते, फिर आपके फैसले वो करता है, फिर आपको वो चलाता है। ये कहा, हमारी आंखों से आंसू निकल आए, हमने उसको गले लगा लिया। वो हुकूमत में आया, 50 साल 60 साल का कर्जा एक तरफ, 3-3.5 साल का कर्जा एक तरफ। तो बहरहाल बात अच्छी थी, मतलब एटलीस्ट जो पॉजिटिव निकला वो बात थी। तो बात ये थी कि जब कोई आपको उधार देता है तो आपकी आज़ादी छीन लेता है। तो जिस तरह से हबीब बैंक ने 5 डायरेक्टर बिठा दिए, तो IMF हमारे साथ ऐसा ही तो कर रहा है। जब हमारा कैपिटल है बहुत थोड़ा सा और हम चल रहे हैं लोन पे, तो जो लोन दे रहा है हमारी आज़ादी छीन रहा है। वो फिर कहता है प्राइस ऐसे होनी चाहिए, ये सब्सिडी नहीं इजाज़त मिलेगी, फलाना की इजाज़त नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट आपस में खेलती रहती है, एक गवर्नमेंट पैसे लेती रहती है और फिर अचानक से कह देती है, जब उन्हें पता होता हम जा रहे हैं, कहते नहीं हम नहीं मानेंगे, IMF की गलत लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चालबाज लोग हैं। जब तक हुकूमत है तब तक मान रहे थे, अब समझ आ गया कि हम जा रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए और अभी तक पेनल्टीज जो है वो पड़ रही हैं। अच्छा, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, पिछले वालों ने जाते जाते इसी तरह की हरकतें की थी। तो ये सब अपनी सियासत चमका देते हैं, मुल्क का कबाड़ा कर देते हैं। तो बहरहाल मुझे उस अजीम लीडर की अजीम बात याद आ गई, बात मज़े की थी और वाकई उस वक्त मैं बड़ा इन्फ्लुएंस होता उस बात से कि वो उसने मतलब हमें आज़ादी देने लगा लीडर, हमें कर्ज़ों से निकालने वाला लीडर। तो जब आप किसी को कर्जा देते हैं या आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेता है। तो ये जो सेकंड वाला रूल है ये ज़्यादातर तब आता है जब किसी ने एक इतना बड़ा कर्जा दिया होता है कि वो कहता है कि अब कंपनी मेरी मर्जी से चलेगी। तो समझें, यहाँ IMF है और वहाँ गरीब पाकिस्तान है। यहाँ एक होल्डिंग है, पेरेंट है, आका है, और वहाँ एक गरीब महकूम माले वो मुलाजिम मासूम आदमी। तो इससे पहले कि हमारी आंखों में आंसू आ जाए, हम अगले लेवल पे चलते हैं। ये दोनों लेवल समझ आए? आपको एक कंपनी नजर आई, एक कंपनी जिसका नाम था SS। आपको ये कंपनी नजर आई, आपकी कंपनी जो है ना, आपका बड़ा दिल कर रहा है आप इसकी होल्डिंग कंपनी बन जाए, लेकिन इसके 70% शेयर्स खरीदे हुए एक कंपनी जिसका नाम है S, आपकी कंपनी का नाम है H। आपका बड़ा दिल था कि आप इसको अपनी सब्सिडरी बना लें, लेकिन वो जालिम किसी और की सब्सिडरी निकली। आपने को कोई बात नहीं, मैं उसे खरीद लूंगा जिसने उसे खरीदा है जिसको मैंने खरीदना था। तो आप इस कंपनी को सब्सिडरी बना दें। जब इसको आपने अपनी सब्सिडरी बना दिया तो जो उसकी सब सब्सिडरी थी
वो आपकी भी सब्सिडरी बन जाएगी। तो सब्सिडरी बनाने का तीसरा तरीका, सब्सिडरी की सब्सिडरी। आप लेयर में चले जाएं, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। आप उस कंपनी को सब्सिडरी बना दें जिस कंपनी की आगे से ये वाली कंपनी सब्सिडरी है। दिस कैन हैपन कि एक कंपनी कई कंपनियों को सब्सिडरी बना सकती है और एक सब्सिडरी के नीचे कई तरह की सब्सिडरीज हो सकती हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? एक कंपनी ए के नीचे एक सब्सिडरी बी के नीचे सब्सिडरी सी के नीचे एक सब्सिडरी डी, ये सब की सब सब्सिडरीज हैं। तो मैं कहूंगा ये सारी ए की लेयर्स हैं, ए की लेयर्स हैं। ए ने अलग अलग लेयर्स बिछाई हुई हैं अपने नीचे बी कंपनी की, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी, ये अलग अलग लेयर सेट की हुई है। तो एक कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी लेयर्स कहलाती हैं। मैंने सब्सिडरी 7 दफा बोला इसलिए कि लॉ ने ये कहा है कि हम कुछ कंपनियों में बताएंगे कि कितनी नंबर से ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए। एक कानून है जिसने कहा है 7 से ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए। हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये जुमला है कि गवर्नमेंट शैल नोटिफाई कि एक कंपनी की एक वक्त में कितनी लेयर्स हो सकती हैं। लेयर समझ आ रही है? आपकी सब्सिडरी और आपकी सब्सिडरी के नीचे जितनी भी हैं ये सारी आपकी लेयर्स कहलाएंगे। अब जो काम की बात है मैं करता हूं, लेकिन ये बात समझ आई है कि नहीं आई? अब जो खतरनाक बात मैं करने लगा हूं, ये रूल है ना 50% से ज्यादा वाला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है थ्रू लेयर्स। लेयर्स किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के लिए आप और आपकी लेयर्स ने मिलकर अगर 50% शेयर्स खरीद लिए तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। मेरी इधर वाली एग्जांपल में एक कंपनी है वाई, इसने खरीद लिए इसके 10% शेयर्स, इसने खरीद लिए इसके 30% शेयर्स, इसने खरीद लिए इसके 20% शेयर्स। ए ने कुछ भी नहीं किया लेकिन ये वाई ए की सब्सिडरी भी बन गई। जादू। ए ने अपनी लेयर्स के थ्रू वाई खरीद लिया। ये रूल ज़हन में रखना है। पिछले पेपर में ICAP ने इस पे एक बड़ा हैवी न्यूमेरिकल दिया था। 6 कंपनियां बनाई और 6 कंपनियों के 6 कंपनियों से ताल्लुक बताया और कहा बताओ कौन कौन सी होल्डिंग सब्सिडरी है। तो सामने सामने वाले तो लोगों को समझ आ गए, लेकिन जो लेयर्स वाले रूल है, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी है। आपकी और आपकी सब्सिडरियों ने यानी कि आपकी लेयर्स ने मिलकर भी जो इन्वेस्ट किया, अगर वो टोटल मिला के 50% से ऊपर हो जाए तो भी वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी के 10% शेयर्स आपने डायरेक्टली खरीदे हो और 55% खरीदे हो लेयर्स के थ्रू, तो भी वो आपकी सब्सिडरी बन जाए। ये दोनों मिला के 50 को अगर क्रॉस कर गए ना तो वो वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अकाउंटिंग में आप मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सिडरी की इफेक्टिव शेयर होल्डिंग निकालते हैं। जब आप FR2 में पहुंचते हैं या पहुंच चुके होंगे या गुजार चुके होंगे तो कंसोलिडेशन पड़ी होगी। मुझे नहीं पता कि आपके लेवल पे सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। अगर होता है तो उसमें क्या होता है, हम इफेक्टिव शेयर होल्डिंग निकालते हैं। आपकी सब्सिडरी में आपके कितने इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी सब्सिडरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप एक इफेक्टिव शेयर होल्डिंग निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई करके। लेकिन लॉ में उस तरह से नहीं है। लॉ में जितनी भी शेयर होल्डिंग है उन सबको टोटल करके देखते हैं। अगर वो 50% क्रॉस कर जाए तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। पेरेंट जो इन्वेस्ट कर रहा है ना वो होल्डिंग बन जाता है और जिसमें इन्वेस्ट हो रहा है वो सब्सिडरी बन जाती है।
50% क्रॉस करना जरूरी है, एग्जैक्टली 50 नहीं बोल रहा, 50 से ऊपर, दिस इज 50.000001%। मुझे लगा 60 बन रहा है, देखते हैं। बहुत ही एहतियात से इनके गिर्द, मुझे लगा मैंने 60 लिखा है, मेरी राइटिंग की वजह से हो सकता है आपको पहचानने में दिक्कत हो, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, 60% है ये जी। क्या चीज? जब 7 कंपनियां उससे ज्यादा होंगी तो फिर क्या होगा? पहली बात है कि ये 7 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सोचो उससे आगे की बात तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको बताता है, क्योंकि एक जुमला हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी कितनी लेयर्स रख सकती है एक वक्त में, वो हम बताएंगे। कौन बताएगा? गवर्नमेंट वाले बताएंगे। तो कुछ समझ आई ये बात? छोटा सा न्यूमेरिकल बनाऊं सामने, तैयार है? कैसे? वाई के एंगल से पेरेंट कौन है? वाई का सिर्फ इस वक्त एक पेरेंट है, ए, क्योंकि वाई इनमें से किसी और की किसी भी तरीके से सब्सिडरी नहीं बन रही। देखें, डी के 10% है, डी की सब्सिडरी नहीं है। सी ने खुद 30% लगाया हुआ है, और सी की लेयर में, ये सी की लेयर तो है ना, तो सी की लेयर ने 10% और सी ने 30%, तो ये दोनों जोड़ दिया तो सी का 40% है इसमें। नहीं बात बनी। बी ने 20% लगाया हुआ है और बी की दोनों लेयर्स ने 40% लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है वाई फिर इस हमारी एग्जांपल में ए और बी दोनों की सब्सिडरी बन गई, क्योंकि बी और उसकी लेयर्स ने मिलकर जितना खरीदा हुआ है और ए और उसकी लेयर्स ने मिलकर जितना खरीदा हुआ है वो 50% क्रॉस कर चुका है ना? मजेदारी की बात। हो जाए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 मिनट बच जाएंगे, 5 मिनट में ये नीचे आ जाएगा और 5 मिनट में हम जो है इसकी इंग्लिश देख लेंगे। ये रूल मिटाने पड़ेंगे क्योंकि यहां न्यूमेरिकल होगा। मिटा दूं? मिटा दें। लेयर्स समझ आया? लेयर्स का कॉन्सेप्ट इस सेशन में पहली दफा कैफ लेवल पे आके अपने इंट्रोड्यूस कराया है, सो डू एक्सपेक्ट अ गुड न्यूमेरिकल इन पेपर। पहली दफा लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ आया है, इससे पहले लेयर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था, ये फाइनल में हुआ करता था। ये जरूर होता था कि सब्सिडरी की सब्सिडरी कहलाती है, लेकिन ये जो ये लेयर्स हैं या सब्सिडरी की सब्सिडरीज, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? तो जो लेयर का वर्ड है ये पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वो अभी किया है। तो आपके पास जो नोट्स हैं उसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट डालने के बाद है, यानी डाल के हैं बोल। पहले आसान सवाल या डायरेक्ट ही मुश्किल सवाल? डायरेक्ट मुश्किल? नहीं नहीं, ऐसे जुल्म ना करें अपने ऊपर। ए ने बी में इन्वेस्ट किया हुआ है 30%, ए ने सी में इन्वेस्ट किया हुआ है 40%, डी ने ए में इन्वेस्ट किया हुआ है 70% और बी ने सी में इन्वेस्ट किया हुआ है, नहीं, बी ने डी में इन्वेस्ट किया हुआ है 40%। कौन कौन सी किस किस की सब्सिडरी बनती है? इसको दूसरी तरह से बना लें, ये सारी कंपनियां यहां प्लेस कर देते हैं, ए बी सी और डी, 4 ही कंपनियां ना। ए ने 30% खरीदे हुए बी के शेयर्स, बी ने 40%, सॉरी, ए ने सी के कितने खरीदे हुए? 40%। डी ने ए के कितने खरीदे हुए? 70%। बी ने डी के कितने खरीदे हुए? 40%। सी के पास एक ही एरो जा रहा है, पहले सी को सीधा कर लेते हैं। सी एक ही एरो जा रहा है, 40%, कोई ताल्लुक नहीं है, इसको तो साइड पे कर देते हैं, एम ही परेशान करेगा बाद में।
बी की तरफ एक एरो आ रहा है, ए ने बी के 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं, कोई ताल्लुक अपेरेंटली सामने सामने से नजर नहीं आ रहा। बी ने 40% डी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, सामने सामने से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। ए ने 30% बी के खरीदे और बी ने 40%, तो 30 + 40 70 हो गए, तो क्या डी सब्सिडरी है? नहीं है, क्योंकि ये लेयर नहीं है आपकी। लेयर होती तो इसकी शेयर होल्डिंग हम काउंट करते। डी ने कितने खरीदे हुए ए के, तो डी तो होल्डिंग बन गई है ए की और ए सब्सिडरी बन गई है डी की। और कुछ? आसान सवाल था तो मुश्किल सवाल करें। ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी पलट के होल्डिंग को परचेज कर ले। कानूनी तौर पे मना है, सेक्शन 88 ने मना किया है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में हो सकता है। तो करते हैं ऐसा कुछ, सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। क्या हमारे पास डिवाइस में किताब है, सॉफ्ट में है या नहीं है? डाउट है? नहीं है, डाउट है, ठीक है। आपको जो हैंडआउट मिले हैं, क्या कॉलेज वालों ने पूरा खर्चा किया या आधा खर्चा किया है? ओए, एक अटेम्प्ट से वो सवाल से बच गए, नहीं तो मैं आपको पेपर का ही सवाल करा देता। ले आए किताब, उसी की परसेंटेजेस लिख देते, ज़्यादा दिन मैं एक नया सवाल बना के आपको उलझाऊं, उसके बाद आप आईकेप का सवाल देके उलझें, तो एक ही दफ़ा जब उलझना है तो आईकेप के सवाल से उलझ जाते हैं। नहीं जी, मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूं और उसके बाद फिर आप लोगों ने बताना है कि कौन किसकी सब्सिडरी, कौन किसकी होल्डिंग। कंपनियों के नाम, एक कंपनी है एएल, एक बीपीएल, एक सीपीएल, एक डीएल, एक ईएल और अदर्स। वाह, इन्हीं कंपनियों को यहां पे भी लिख देते हैं, एएल, बीपीएल, सीपीएल, डीएल और ईएल। मैं बहुत जल्दी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं इतना तो होना चाहिए। ये इस पेपर का वर्स्ट अटेम्प्टेड सवाल था, या शायद सेकंड वर्स्ट अटेम्प्टेड सवाल था, इसलिए कि सारे बच्चों ने मेरे से नहीं ना पढ़ा था, तो उतनों ने अच्छा अटेम्प्ट कर दिया होगा। नहीं, इसलिए कि वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक से इस मूड में भी आ जाएगा। 10,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के, ये मैं यहां लिख रहा हूं कि इस कंपनी के शेयर्स कितने हैं। ये लेफ्ट पे जो कंपनी लिखी हुई है उसके शेयर्स लिखे हुए हैं, और ऊपर हैं इन्वेस्टर्स। इसके 10,000 शेयर्स में से 3,000 इसके पास हैं, 3,500 इसके पास हैं, 3,500 इसके पास है। पहले तो लोग ये टेबल देख के आधे टाइम तो यही सोचते रहे कि ये टेबल मतलब हॉरिजेंटली पढ़ना है या वर्टिकली पढ़ना है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये 10,000 शेयर्स हैं एएल के, जिसमें से 3,000 खरीदे हुए सीपीएल ने, 3,500 खरीदे हुए डीएल ने और 3,500 खरीदे हुए ईएल ने। इसके शेयर्स हैं 20,000, 10,200 इसके पास है, 2,000 इसके पास है, 3,800 इसके पास है और 4,000 इसके पास है। बड़ा मज़ा आने वाला है। इसके 3 लाख शेयर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अदर्स के पास हैं सारे।
इसके 4 लाख शेयर्स हैं। 2,88,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। और 112,000 इसने। ईएल के 50,000 शेयर्स हैं। 20,000 सीपीएल के पास है। ये बड़ी जालिम कंपनी है कोई। और 30,000 इसके पास है। सवाल ये है कि कौन कौन सी कंपनी किस किस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी है। ये अगर पूछूंगा तो ज़्यादा मुश्किल सवाल है। इन्होंने 2 कंपनियों का पूछा है, डीएल और बीपीएल का आपस में क्या रिश्ता है, और सीपीएल और एएल का क्या रिश्ता है। लेकिन ये तो आई कैप है ना, हम तो अगले लेवल पे चल रहे हैं। सबका सबसे रिश्ता बताना है। खेल जाएं, आपके पास बहुत टाइम है। कंपनी लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है। अब हर पेपर में एक आध सवाल ऐसा होता है जो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का होता है। नहीं, सवाल को सजा देते हैं सामने। आप सवाल को जूम कर लें ताकि जो है ना ऑनलाइन वाले शायद साथ साथ कोशिश कर लें। तसल्ली से बनाएं, अभी इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचे। बड़ी गेम है, अच्छी खासी गेम है। इसमें लेयर्स के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए कि आप खुद या आपकी लेयर्स के थ्रू भी खरीदा हुआ हो तो भी सब्सिडियां बन जाती होती हैं। ये टेबल समझ आ रहा है, इसमें तो नहीं कोई टेंशन ना। ये इन कंपनियों का शेयर कैपिटल है और उन कंपनियों ने इतने इतने शेयर्स खरीदे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एएल ने सिर्फ 10,200 शेयर खरीदे हुए बीपीएल नामी कंपनी की। एएल ने किसी और में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। इस तरह से है। इंसान का दिमाग मैट्रिक्स की तरह काम नहीं करता। आप 5/6 या 6/5 के पजल को सामने आंखों से देख के नहीं सॉल्व कर सकते। एरोज बना ले, करते करते कोई ना कोई वेरिएबल आगे पीछे हो जाएगा। अपने हिसाब से एरोज लगा लें, अपने हिसाब से इसको सीधी लाइनों में लिख लें। इंसान बड़ी मुश्किल से 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करने के काबिल हुआ है, तो ये जरा बड़ा मैट्रिक्स है। एक भाई जवाब तक पहुंच गए हैं, झांकी मार के देख लेते हैं। हाँ, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए, हो सकता है एक और रिलेशन भी हो। जवाब दिखाते दिखाते भाई ने एक मॉडिफिकेशन मजीद कर ली। जी दिखा दे। खैर मैंने भी सॉल्व तो करना ही है, या मैं ज़रा नियरेस्ट हो सकता है एक आध और चीज़ निकल आए, और हो सकता है यही हो।
4 रिलेशन निकले, 3, 4 निकलने चाहिए। जी, जो अदर, हाँ अदर को एक कंपनी, मतलब अदर्स में पता नहीं कितनी कंपनी, उनसे अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये जिनके अल्फाज लिखे हैं ना, AL, BPL, CPL, इन 5 इनके आपस के रिलेशन देखने हैं। अदर का इनमें से किसी से रिलेशन हो, हमें कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इन 5 से रिलेशन देखने हैं। जी, सबसे पहले तो 2 जो बहुत ऑब्वियस टेबल पे नजर आ रहे हैं कि कंपनी की आधे से ज्यादा का डायरेक्टली किसी ने खरीद ली है तो फौरन से होल्डिंग सब्सिडी बन गई। तो ये हरकत 2 दफा हो रही है स्क्रीन पे, 3 दफा। ये 10,200 शेयर इसने 20,000 में से खरीदे हुए हैं, तो मैं ये कह दूं कि AL होल्डिंग है, AL और ये BPL, ये होल्डिंग बन गई। दूसरा सामने सामने रिलेशन नजर आ रहा है, CPL ने 2,88,000 खरीदे हुए हैं DL के, तो CPL होल्डिंग है DL की, और 30,000 शेयर DL ने खरीदे हैं EL के। DL ने कितने शेयर्स खरीदे? 30,000 EL के। ये 3 रिलेशन तो बिल्कुल सामने सामने के। अब एक बात ये है कि आप खुद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप अपनी लेयर्स के साथ जो करते हैं वो काउंट होती है। तो फिलहाल ये 3 कंपनियों को हमें जहन में रखना चाहिए, बाकी तो कोई डायरेक्टली होल्डिंग तो नहीं बन रहा ना, ये 3 डायरेक्टली होल्डिंग बन रहे हैं। तो अब AL की इन्वेस्टमेंट खुद की और अपनी सब्सिडरियों की मिला के अगर कहीं ज्यादा पहुंच गई, यानी AL और BPL ने अगर मिला के किसी कंपनी के 50% से ऊपर खरीद लिए, AL ने एक ही कंपनी के खरीदे हुए हैं और BPL ने किसी के भी नहीं खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये AL और BPL होल्डिंग सब्सिडरी, उसके अलावा इनका आपस में और कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। CPL ने DL को सब्सिडरी बनाया है और DL की सब्सिडरी EL है, तो इसका मतलब है इसकी सब्सिडरी ये और इसकी सब्सिडरी ये, तो इसका मतलब है CPL होल्डिंग बन गई EL की। अब CPL DL और EL के साथ मिला के अगर कहीं 50% से ऊपर खरीद ले, CPL इन दोनों की होल्डिंग है ना, DL और EL की, तो ये अपनी सब्सिडियरियों के साथ मिला के जिसके 50% खरीद गई, तो देख लेते हैं CPL DL और EL, CPL DL और EL, AL तो सारा इनके पास है, और अगर AL इनके पास आ गया तो BPL भी इनके पास आ जाएगा। तो कहानी इतनी सीधी नहीं है। अदर्स को इग्नोर, असल में हमने इन 5 का 5 से रिलेशन देखना है इस सवाल में। तो जब CPL DL और EL इनको आपस में मान लिया है कि ये होल्डिंग है और ये उसकी लेयर्स हैं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट प्लस उन दोनों की इन्वेस्टमेंट मिला के, तो इसका मतलब है मैं यहाँ लिख दूँ कि AL भी आपकी सब्सिडरी है, और जब AL सब्सिडरी है तो BPL सब्सिडरी है। अब अगर इन 5 ने मिलके किसी के शेयर्स खरीद लिए, कुछ बची नहीं, उन 4 की पेरेंट है वो, और अगर एक 5-6ठी कंपनी होती तो शायद वो भी इसकी सब्सिडरी बन जाती। कोरिलेशन तो नहीं नजर आ रहा। DL होल्डिंग है EL की, तो DL और EL मिलके अगर कहीं खरीदेंगे, DL और EL को जोड़ते हैं, DL और EL, DL और EL,
डीएल और ईएल। चलो ये तो ईएल खुद ही है बेचारी, तो डीएल और ईएल ने मिल के एएल और बीपीएल के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। तो एएल और बीपीएल डीएल की क्या हुई? एएल और बीपीएल जी, सॉरी, हाँ ज़्यादा जज्बाती हो गया। एएल बन गई डीएल की सब्सिडरी, जिसकी वजह से बीपीएल भी सब्सिडरी बन गई। तो अगर इन तीनों ने इसके साथ मिलके किसी कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए, एक ही बच गई है गरीब। कौन सी बची है? सीपीएल। सीपीएल सबसे सेफ है क्योंकि वो अदर्स के पास है। तो ये एक, तो वो लोग जो 3 रिलेशन निकालने के बाद सोच रहे थे कि उन्होंने मैक्सिमम कर दिया, और चौथे वाले ने तो ऐसे बंद कर दी ना किताब के, बस अब इससे ऊपर क्या हो सकता है। समझ रहे? ये लेयर्स की कहानी। तो जब एक कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाए तो अब आपने मिलके सोचना शुरू कर देना है कि इसके साथ मिलके कितना खरीदा हुआ है। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ रियल लाइफ पे अप्लाई होता है। डन। काश इस सैटरडे पे टेस्ट होता ना, तो एक सवाल मैंने ज़रूर डाल देना था, लेकिन पहला सैटरडे है, आपको मुक्ति देनी है, आपको एकदम से इतना परेशान नहीं करना। तो ठीक है, हमने होल्डिंग सब्सिडरी समझ लिया, और अभी हमने एक बहुत लंबे इवेंट की तरफ जाना है। मैं अब आपको इंग्लिश दिखा दूं ताकि आपको ये ना हो कि जी हमें पढ़ाया तो था कुछ नहीं, और दिखाते दिखाते एक डेफिनेशन एम ही बीच में कवर हो जाएगी, मज़ा आएगा। तो ये 1.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है, आपका सिलेबस तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन अगेन फिर वही मुझे डर होता है। अल्लाह मालिक है, करके देखें ज़रा। डन। बड़ी खतरनाक जिम्मेदारी होती है, अचानक से ना सारे कहते हैं क्या हो गया। नहीं जी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन होते रहो, खैर है। मीन्स अ कंपनी which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब वो अदर कंपनी इसकी सब्सिडरी हो। तो ये तो मजाक था, इसको साइड पे कर देते हैं। सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी भी और कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग के हिसाब से, अ कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, या एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ब्रैकेट में लेयर्स। लेयर्स के बारे में नीचे शायर ये कहता है कि लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। सब्सिडरी या सब्सिडरियों को मिला के लेयर्स कहते हैं। ये बात समझ आया? Such class or classes of holding company shall not have layers of subsidiary beyond such numbers as may be notified। कुछ कंपनियों को अगर हम कह देंगे कि इससे ज़्यादा आपकी लेयर्स नहीं होनी चाहिए, तो फिर उससे ज़्यादा उनकी लेयर्स नहीं होंगी। कौन सी कंपनियों को कहा नहीं पता, कितनी लेयर्स कहा नहीं पता, लेकिन ये जुमला पता है कि अगर वो कह देंगे तो फिर उससे ज़्यादा लेयर्स नहीं होंगे। डन। A company shall be deemed to be subsidiary company of holding company। कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग की कहलाएगी even if above control is of another subsidiary company of holding company। तकलीफ दे जुमले में वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी एक कंपनी सब्सिडरी तब भी कहला सकती है जब किसी और कंपनी की वो सब्सिडरी है जो कि आपकी सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी ज़्यादा आसान है। ठीक, आपके पास सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी आ रहा हो शायद, नहीं। नोट, एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। उन्होंने कहा जहां कंपनी लिखा हुआ है ना, आप बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी वही रूल अप्लाई करें। तो फिलहाल इस नोट को इग्नोर कर देना अगर आपको ये समझ आ गया लेयर।
फिर उन्होंने कहा होली ओन्ड सब्सिडरी भी हो सकती है। अगर एक कंपनी का 100% शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी खरीद ले तो वो वाली कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी, सारा का सारा आपके पास है, होली ओन्ड सब्सिडरी। तो क्या सब्सिडरी की शर्तें बेसिक समझ आई? ठीक है, न्यूमेरिकली हमने इसको देखा। अब होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ गई। एक हमारे चैप्टर में एक डेफिनेशन है पब्लिक सेक्टर कंपनी, थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर होल्डिंग सब्सिडरी समझ आ जाए तो वो आसान है। गवर्नमेंट की सब्सिडरी को पब्लिक सेक्टर कहा जा सकता है, यानी अगर होल्डिंग की जगह गवर्नमेंट को रख दें और सब्सिडरी की तरह उस कंपनी को रख दें तो हम कहेंगे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक कंपनी और होता है और पब्लिक सेक्टर और होता है। गवर्नमेंट की कंपनियों को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी की यहाँ डेफिनेशन आती है, अ कंपनी चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन वाले रूल्स में पब्लिक हो या प्राइवेट हो, which is directly या indirectly controlled, beneficially owned or not less than 51% of voting security, voting power of which are held by government। वो कंपनी जिसके 51%, 50 नहीं बोला, not less than का मतलब है या 51 या उससे ज्यादा। उधर हम मोर देन 50 पढ़ते थे, इन्होंने मोर देन 50 को थोड़ा कंक्रीट कर दिया, 51 या उससे ज्यादा। तो 51% या उससे ज्यादा जिसके शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। अच्छा, उधर हम क्या कहते थे, हमारे पास हो या हमारी लेयर के पास हो। तो गवर्नमेंट की लेयर का मतलब है गवर्नमेंट का कोई और डिपार्टमेंट। तो 51% वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और अ स्टैच्यूटरी बॉडी और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द, ये कोई एजेंसी हो गवर्नमेंट की या कोई स्टैच्यूटरी बॉडी हो, अगर उसके साथ मिलके भी अगर आपने 51% शेयर्स खरीदे हुए तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। और दूसरी वाली शर्त, in respect of which the government या उनकी एजेंसी या स्टैच्यूटरी बॉडी has otherwise power to elect, nominate और appoint majority of its director। जिस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास आ जाए वो पब्लिक सेक्टर है। वो कंपनी जिसके आधे से ज्यादा शेयर्स यानी कि 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो या उसकी एजेंसी या किसी और उसके इदारे के पास हो तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इंक्लूड पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इदारे हैं ना जो गवर्नमेंट के, वो भी इसमें शामिल है, जो एसईसीपी ने जिनको लाइसेंस दिया है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कि ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं। क्या ये बात समझ आई? अचानक से डेफिनेशन देने के बाद उनको एक अजीब सी बात समझ आई, ये आपको बताने वाली चीज़ नहीं थी। मैं अगर आई कैप होता तो मैं नीचे का प्रोवाइजो आपकी किताब में हरगिज़ ना डालता, मैं इसलिए आई कैप नहीं हूँ। ठीक, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, वो तो इदारा है ना, मैं इंसान, वो अच्छा इदारा है, मैं अच्छा इंसान। तो अचानक से इन्हें याद आया कि एसईसीपी ने स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ डायरेक्टर बिठाए होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि ये डेफिनेशन पढ़ के लोग स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहना शुरू कर दें। तो उन्होंने कह दिया नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय कमीशन, एसईसीपी को कमीशन कहते हैं, ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर एसईसीपी इस तरह के किसी इदारे ने वहां पे कोई डायरेक्टर बिठाए हुए हैं तो उससे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बन जाएगी। एक छोटी सी एक्सेप्शन उन्होंने बताई है जिसको आपने फिलहाल एज इट इज़ याद करना है। जब हम नेक्स्ट वर्किंग डे इकट्ठे होंगे तो हम इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल के अंदर ज़रा ज़्यादा टाइम लगा दी और बाहर बच्चे जो है ना अब वो परेशान हो रहे हैं। तो सैटरडे में दोबारा याद करा दूँ, ये पहला और आखिरी सैटरडे है जो ऑफ है, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ और हमने 2 दिन पढ़ा है, तो अभी मज़ा नहीं आएगा फ़ौरन से टेस्ट लेते हुए। तो नेक्स्ट वीक से सैटरडे पे हमारा इंशाल्लाह टेस्ट हुआ करेगा। हम अगले 2 वर्किंग डेज में ये चैप्टर ख़त्म कर चुके होंगे इंशाल्लाह। फिर हम इसके पास पेपर्स वगैरह को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो अब मंडे को हम दोबारा इकट्ठे होंगे और वीकेंड पे जितना पढ़ा है लिख लें। आप एक दफ़ा आगे चले गए ना और रजिस्टर पीछे रह गया, फिर दोबारा नहीं पकड़ सकेंगे। एक दफ़ा वीकेंड पे जितना हमने पढ़ा है वो देख लें। टाइप ऑफ कंपनीज हमने ख़त्म कर दिया गालबन, ऐसे ही है, वो अब आप लोगों ने पढ़ के आना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ये आपकी किताब मेरे पास है।